मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 170वां भाग प्रसारित होने जा रहा है और हमारे बीच में अब से थोड़ी देर में ओडिसी की सुविख्यात नृत्यांगना ज्योति श्रीवास्तव जी उपस्थित होने वाली हैं। हम उनके साथ बात करेंगे उनकी कला यात्रा को लेकर, जीवन और सृजन को लेकर जो उनकी दृष्टि है, कैसे एक कलाकार कोई विधा को, कोई आयाम को चुनता है, किस तरह से वो अपने जीवन में कला को उतारता है, क्या उसकी निष्ठाएं होती हैं, क्या क्या उसके संघर्ष होते हैं, क्या उसकी उपलब्धि होती है। अक्षय डोडा, मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ, खुश रहिए। यश ईशा मोदी जी, आपका भी स्वागत है। संचिता सिन्हा, आपका भी स्वागत है। आप सबको आज रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हम लोग सब थोड़ी देर में ज्योति जी के साथ बातचीत करने को चलेंगे। अभिषेक मेहता जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। इन 5 मिनटों में वो लगभग 4:35 पर ज्वाइन होंगी, ऐसा हमारी उनसे बातचीत हुई है। मैं आप सभी से जो साथी इस समय आ रहे हैं, मैं सभी से मुखातिब हूँ और ये मेरी ज़रूर जिज्ञासा रहेगी कि आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। बातों बातों में इस कार्यक्रम ने एक लंबी यात्रा तय की है। पूरा 1 वर्ष लगभग इन्हीं दिनों में जब लॉकडाउन हुआ था और हम सबको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, ऐसे में मुझे निजी रूप से लगा कि क्यों ना हम देश के कलाकारों से, लेखकों से, कवियों से इस तरह से हम लोग जुड़ें और ये पूरा समय जो हम लोगों को लॉकडाउन और दूसरी तमाम मुश्किलों से मानसिक रूप से उबारेगा, हम अपनी कोई बात करें। और मैं इस बात के लिए अपने उन सारे मित्रों का आभारी हूँ, रहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना स्वीकार किया और बिना हिचक इस कार्यक्रम में आए। ऐसे सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि हम लोग इसी तरह जुड़े रहें। वैशाली जी, आपका भी स्वागत है। मैं अभी यही बात कर रहा था कि एक पूरी कला यात्रा जैसी इस धारावाहिक के माध्यम से शुरू हुई है। और मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारी बातचीत, ये सारी जो विधाएं हैं, ये सब संग्रह है, ये सब का सब हमारे YouTube चैनल में सब एकत्र है। वैशाली, अच्छा, जुनेद भाटी, आपका भी स्वागत है। ज्योति जी थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाली है। नमस्कार नमस्ते जी, नमस्ते। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। जी। मैं समझा कि कोई वैशाली जी भी ज्वाइन हुई है ओडिसी की डांस पर। अच्छा। फिर मेरा फिर एकदम जैसे पुराने उत्पल दत्त ऐसे करते थे कई बार कि वो समझने के 10 सेकंड बाद जागृत होते थे, सीन में बड़ा अच्छा कॉमेडी करते। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये तो ज्योति जी की संस्था का नाम। तो इस तरह जुड़े हैं। आपसे जुड़े हुए लोग भी इसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। आप जी भी अपने मित्रों को पहचानते रहिएगा और जी उनसे जरूर। उनको जरूर याद करते रहिए, क्योंकि उनकी वजह से इस कार्यक्रम को एक आभा मिली है, आपके आने की वजह से इस कार्यक्रम को आभा मिली है। अ, इसलिए थैंक जरूर यू। आगे थोड़ा सा एक लंबा समय रहा, लेकिन जी, हम लोग जुड़े हैं और 170वें भाग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये फिर से एक समय दोबारा से मुश्किलों का और डर का और दुश्वारियों का आया है। हमने अभी 4-5 महीने से ही एक बार फिर उठ खड़ा होना शुरू किया था। क्या लग रहा है आपको? आपका इस समय मानस क्या सोचता है ये सब देखकर? मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, ये एक बहुत भयंकर स्थिति जा रही है, पैंडेमिक है ही। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बहुत सारी चीजों से जोड़ भी रहा है। और हम्म। जैसे आप ही से जुड़े, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो। अगर ये मेरे पैंडेमिक लिए ना भी। होता तो कहाँ आपसे बातचीत हो पाती। इसी तरह से बहुत से अच्छे लोगों से जुड़ाव हो रहा है, नो डाउट वर्चुअली हो रहा है।
फिजिकली तो नहीं हाँ होता, लेकिन वो वर्चुअल रिलेशन भी एक इतना स्ट्रांग हो सकता है, ये हाँ, आभास हमें पहले नहीं था जो अब हो रहा है। तो ये तो सच मुझे में। बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है इस चीज की। नो डाउट एक डर है, बाहर नहीं जा सकते हैं, उतना खुल के नहीं घूम सकते हैं, लेकिन एज ए आर्टिस्ट आप जानते ही हैं कि आर्टिस्टों को ज्यादा अपने में रहना अच्छा लगता है। तो हाँ उस हिसाब से तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, अपने मन से अपने रूटीन को करिए, साधना करिए, अपने मूड में रहिए। तो दोनों पक्ष मेरे लिए बराबर ही हो रहे हैं एक तरह से। मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट से नहीं मिल पा रही हूँ, अपने म्यूजिशियन से नहीं मिल पा रही हूँ, इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है। बाकी तो अच्छा ही लग रहा है। ये एक पूरी इस पूरे वर्ष भर में जब से बीमारी आई, इसके साथ साथ कुछ ऐसे संयोग भी आए जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़े और देश के कलाकारों से जुड़े। और ये सचमुच मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे कोई भी पहचान में इतना ज्यादा आसान नहीं होता कि आदमी अपने मन को खोल कर रख दे। लेकिन हम यहाँ एक ऐसा वातावरण इकट्ठा होता है कि हमारे साथ साथ आपके और हमारे भी मित्र और जानने वाले लोग होते हैं, तो बताने का मन करता है। और बिल्कुल। कुछ अच्छी बातें कई बार इनके इन सब चीजों के मौके आते नहीं है अमूमन, कि हम बैठ के बिल्कुल। बात करें या कुछ अपने मन की बात शेयर कर सकें। तो ये तो है। और एक कलाकार जब अपनी एक पूरी यात्रा के बारे में बात करते हैं, ब्यौरा देते हैं, और जो कुछ भी कला का क्षेत्र है, सब कुछ आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से आपको भी सब कुछ हासिल हुआ होगा। तो कैसे आशा और निराशा, निराशा से फिर आशा, कई कई बार कोई समय ऐसा कठिन आ जाता है कि लगता है कि अगले पल पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल। उससे हटकर कुछ सुखद हो जाता है जिसकी हमने कामना की होती है। जिसका डर होता है वो नहीं होता, जिसकी कामना की होती है वो हो जाता है। ये सब योग सुयोग से जब बाकी लोग अवगत होते हैं तो वो भी अपने जीवन में कुछ सीखते हैं। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से अनुभव साझा होना, आपका तप, आपका संघर्ष और फिर आपकी उपलब्धियां। तो मैं ऐसे ही कुछ जानना चाहूंगा, आप आरंभिक जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप शुरू से दिल्ली नोएडा की वासी हैं या कहीं से आकर के वहां बस गए, मैं जानना चाहूंगा। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है। मैं दिल्ली में रहती जी थी। मेरा जन्म हुआ है राउज एवेन्यू, जिसका आजकल नाम है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। जी जी। मैं जन्म के बाद करीब 27-28 साल में वहीं रही, और पिताजी के देहांत के बाद मैं नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। हाँ उससे पहले तक मैं दिल्ली वहीं थी। लेकिन मेरी शादी कुछ इस तरह से हुई थी कि दिल्ली छूट गई थी बीच में। करीब 10-12 साल के लिए दिल्ली छुटी थी, और उस हाँ 10-12 सालों में मैंने करीब करीब पूरा विश्व घूम लिया। और घूमने के बाद फिर जब लौटे, उसके बाद पिताजी का देहांत हुआ, और हम लोग नोएडा में फिर हम लोगों ने ये मकान बनाया, और हम लोग यहीं, मैं बच्चों के साथ यहीं रह रही हूँ। हस्बैंड तो अभी भी भ्रमण में ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। उनका काम ही इस तरह का है, वो ऑयल इंजीनियर हैं। तो अच्छा। शुरू के जो साल हमारे थे, जब हम लोग स्टूडेंट थे और हमने जस्ट नृत्य शुरू किया, क्योंकि मैं गंधर्व के बिल्कुल ऑपोजिट में रहती थी, हम्म, तो गंधर्व महाविद्यालय से मेरा सफर शुरू हुआ था संगीत का। मैं हम्म, संगीत सीखती थी तब। अच्छा, और आरंभ में शुरू में। जी, शुरू में मैं संगीत सीखती थी, और संगीत सीखते सीखते मेरी नजर ओडिसी डांस क्लास में पड़ी, जो कि गुरु हरि बेहरा जी ले रहे थे। और उस क्लास को देख के मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट आया, और मैंने क्लासेस शुरू कर दी उनके साथ। हम्म, लेकिन एक कार्यक्रम जो कि मेरे लिए माइलस्टोन था लाइफ का, संयुक्ता पानीग्राही जी का कार्यक्रम था कमानी ऑडिटोरियम में। ये हम्म, 1972 की बात है। मैं करीब 9-10 साल की थी उस वक्त। और मैंने उनको बोला दीदी को कि दीदी मुझे तो आपके जैसा डांस सीखना है, और मैं सीख नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हरि बेहरा जी तो वही यही डांस सिखाते हैं जो मैं कर रही हूँ। हम्म, तो मैंने कहा लेकिन मुझे आपके जैसा सीखना है, मैं कैसे सीखूं? तो हम्म, उन्होंने बोला कि अभी बताती हूँ। तो उन्होंने किसी को बुलाया और बोला कि उड़िया में बोला कि देखिए तुम शिष्य ढूंढ रही थी, और देखो ये शिष्य गुरु ढूंढ रही है, इसको सिखाओ। तो उन्होंने हम्म, मुझे स्वर्गीय गुरु श्रीनाथ राउत जी से मुलाकात हुई थी उस दिन। और उस हाँ, दिन के बाद ये सफर चलता चला गया, वो सिखाते गए, हम सीखते गए, अंटिल कि उनका देहांत हुआ।
उनका देहांत 1987 में हो गया था। जी। और तब तक मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी, करीब 16-17 साल की हो चुकी थी। तो लगभग 10-11 साल का बहुत अच्छा ट्रेनिंग मुझे उनसे मिला, बहुत डीप ट्रेनिंग, जो कि शायद बहुत लंबे समय में मिलता है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत जल्दी जल्दी सिखाया। तो शुरू के दिनों में तो कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि पिताजी के आशियाने में थे और गुरुजी का आशीर्वाद था, तो आराम से सीखते चले गए। लेकिन हाँ, जब मेरा सफर शादी के बाद शुरू हुआ, तब से थोड़ा सा कठिनाइयां आने लगी। वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग में रहते थे, तो दिल्ली में बहुत से कार्यक्रमों से में जब बुलाया जाता था मैं नहीं पहुंच पाती थी, कभी पहुंच भी पाती थी। तो इस तरह से तब मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। फिर इसी बीच में मेरे बच्चे हुए, 2 बेटे, उस समय भी मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना। लेकिन जैसे जनरली डांसर्स को या लोगों, कलाकारों को जो स्ट्रगल करना पड़ता है, भगवान की कृपा से उस तरह का स्ट्रगल मेरी जिंदगी में नहीं रहा। बहुत हंसते खेलते काम होता चला गया। और फिर नोएडा आने के बाद ईश्वर के आशीर्वाद से इतने अच्छे शिष्य मिले, इतने अच्छे बच्चे मेरे पास आए, उनके पेरेंट्स, उनका पूरा घर, ऐसा लगता है कि अब तो वही मेरे ब्लड रिलेशन है, बजाय अपने रिश्तेदारों के वो मेरे रिश्तेदार हैं। बात है। वाह। तो मेरी वो 40 बेटियां और एक बेटा है डांस क्लास में, राहुल। तो ये लोग मेरे, मतलब कहिए दायां बायां दोनों हाथ भी हैं और फुल स्ट्रेंथ हैं, और बहुत मेरे साथ बहुत एकदम बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। नो डाउट मुझे कोई पद्मश्री, पद्म भूषण या एफएनए अवार्ड अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, जबकि मैं 10 साल पहले से डिजर्विंग हूँ। पर आप जानते हैं कि ये सब नेटवर्किंग की दुनिया है, और और नेटवर्किंग नहीं करने जाओ तो रियाज आपका सफर करता है, और रियाज करने जाओ तो नेटवर्किंग सफर करता है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। शाम के 4 घंटे बच्चों के लिए और सुबह के 4 घंटे अपने अभ्यास के लिए। तो फिर बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है 2 ढाई 3 घंटे का, उसमें आप खाएं पिए, पढ़ाई करें, कुछ सोचे नया, या लोगों से नेटवर्किंग करें। तो लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स मुझे मिले, मैं उनके लिए बहुत भगवान से आभारी हूँ। मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो सच में साधना भी करते हैं, काम भी करते हैं, और मेरा साथ भी देते हैं। एक बात मेरी जानने की जिज्ञासा है कि जैसे आपने बताया कि लगभग 10-11 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आपने संयुक्ता जी का नृत्य देखा और आप आकर्षित हुए। उस समय आपको ये कुछ अनुमान हो रहा था क्या कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाएं बहुत सारी हैं, कथक भी है जिसमें भरतनाट्यम भी है, ओडिसी भी है, कुचिपुड़ी है, ये सब आपको उस समय पता था? हाँ, सौभाग्य से मेरा नृत्य का प्रशिक्षण 4 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। तो जब मैं तब 4 वर्ष में जब मैंने शुरू किया था, जिनके साथ गुरु वाल्मीकि बनर्जी, वो एक बैले डांसर हैं और कथकली, बेसिकली वो कथकली में ट्रेंड है। तो जब मैं उनसे सीख रही थी उस दौरान, मतलब जिंदगी के शुरू के 9-10 साल में ही मैंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नहीं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम एंड कथकली के कुछ बेसिक मूवमेंट्स हमने सीखे थे उनसे, क्योंकि उनकी जो कोरियोग्राफीज होती थी वो इन्हीं पे बेस्ड होती थी। तो इन तीनों चीजों का वो बेसिक ट्रेनिंग देते थे हम लोगों को। तो इसलिए मुझे भारतीय शास्त्रीय नृत्य का बहुत अच्छे से ज्ञान था, लेकिन उड़ीसी था जो था उसी का ज्ञान नहीं था, उसी के बारे में मालूम नहीं था। हाँ, क्योंकि ओडिसी को क्यों चुना, ये मैं इसी से जोड़कर पूछना चाहता था कि ओडिसी के प्रति कैसे आकर्षित हुआ? असल में क्योंकि थोड़ा थोड़ा मोहिनीअट्टम सीखा हुआ था, भरतनाट्यम भी सीखा था, थोड़ा बहुत मैं गंधर्व महाविद्यालय में दुर्गालाल जी के साथ कथक की क्लास भी करती थी, और कथकली गुरुजी सिखाते ही थे। तो ये सारे डांस जब मैं करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत प्रेम से करती थी। लेकिन द मोमेंट मैंने देखा उड़ीसी, पता नहीं क्या था, शायद वो पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहे होंगे, देखते ही मुझे लगा कि मैं शायद यही करूं तो अच्छा है, ऐसा एक मन में भाव आया। और बस वो शुरू किया तो सच्ची में ऐसा फील हुआ कि क्योंकि शुरू जब मैंने तो जो क्रिएटिव डांस जो सीखती थी वो मैंने बहुत बड़े होने के बाद छोड़ा, जब मैं कॉलेज में आई तब छोड़ा। तब तक मैं उड़ीसी और वो दोनों साइमल्टेनियसली करती थी और परफॉर्म भी करती थी। उसमें नाम भी ज्यादा मिलता था क्योंकि जनरल लोग तो क्रिएटिव वर्क ज्यादा पसंद करते हैं,
तो उसमें कॉलेज में भी बड़ा वाहवाही होती थी, सब कुछ होता था। उड़ीसी तो कोई देखता नहीं था उस जमाने में दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद मुझे उड़ीसी में इतना मन लगता था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और गुरुजी मेरे इतने अच्छे थे कि आज तो उनको गए हुए 33 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि वो नहीं है मेरे साथ। हर मोमेंट पे मैं उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ और उनका प्यार तो है ही साथ में। तो बस उड़ीसी के साथ शायद मुझे लगता है मेरे पिछले कुछ संस्कार हैं या पिछले कुछ कमाई थी जो इस जन्म में कंटिन्यू हो रही है। जो गुरु आपको, जिनका सानिध्य रहा, जिन्होंने अपनी परंपरा से आपको सिखाया, क्योंकि ओडिसी में अलग अलग जगह महान गुरु रहे हैं और इस नृत्य की अपनी एक जो मंदिर से एक अर्वाचीन परंपरा रही है, तो बहुत गहनता है, बहुत सारा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा समर्पण जुड़ा हुआ है। तो आपके गुरु जी ने जो आपको सिखाया, वो शेष जो परंपरा है उससे किस तरह भिन्न है, उसके बारे में भी हमको बताइए थोड़ा। मैं जो नृत्य कर रही हूँ अभी, उड़ीसी की जो शैली मैं फॉलो कर रही हूँ, वो देव प्रसाद दास घराना कहलाती है। हाँ। और सौभाग्य की बात है कि देव प्रसाद दास घराना वो घराना है जिसने उड़ीसी को सबसे पहले इंटरनेशनल मंच पर प्रस्तुत किया, जिसमें हमारी जो सबसे सीनियर डांसर रही हैं वो है इंद्रानी रहमान जी, जो अब नहीं है। स्वर्गीय इंद्रानी रहमान जी फर्स्ट उड़ीसी परफॉर्मर थी जिन्होंने लंदन में अल्बर्ट हॉल में उड़ीसी नृत्य किया। और देव प्रसाद जी मेरे गुरुजी के गुरुजी थे, मेरे लिए दादा गुरु हुए। तो गुरुजी हमें गर्मी की छुट्टियों में उड़ीसा भी ले जाते थे और हम देव प्रसाद जी के घर में रह के, आप सोचिए कि मैंने अपने जिंदगी में सच्ची में गुरु शिष्य परंपरा को देखा है, जहाँ ना तो उन्होंने कभी कोई फीस की कोई बात की, किसी भी चीज की कोई बात नहीं, बस तुम आए हो सीखो। सीखो ही नहीं, अच्छा अच्छा खाना खिलाना, अच्छे से रखना, जितना कुछ गुरुजी के सामर्थ्य में था, घुमाने ले जाना, उड़ीसा घुमाना, ये मंदिर देखो, वो मंदिर देखो, वहाँ के बारे में। मैं इतना सौभाग्यशाली रही हूँ कि ऐसा मैंने सुना नहीं है कि कहीं ऐसा होता है। नहीं तो गुरुजियों के पास जाइए तो सबसे पहली बात होती है कि ये सीखोगे तो आपका ये फीस है, वो सीखोगे तो वो फीस है, यहाँ रहने का इतना खर्चा है, यहाँ खाने का इतना खर्चा है, ये सब चीजों का पहले डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद काम शुरू होता है। लेकिन देव प्रसाद जी के यहाँ ऐसा मेरे को कभी नहीं हुआ। और मेरी तरह वहाँ बहुत से और इंटरनेशनल डांसर्स भी आते थे, जिनमें से एक रामली ब्रायन जी भी हैं जो मलेशिया से वहाँ आए हुए थे उसी दौरान। और वो भी आंखें उनकी गोल थी कि ये गुरुजी कैसे एक्सपेंसेस हम इतने बच्चों का उठा रहे हैं। तो हम लोग अपने मन से कुछ, हम लोग तो कहाँ, मेरे पिताजी मतलब तब तो हम बहुत छोटे थे, तो पिताजी जो कुछ दक्षिणा के रूप में गुरुजी को दे आए वो दे आए, वो हमें आज भी मालूम नहीं है। लेकिन गुरुजी की तरफ से कभी कोई ऐसा डिमांड नहीं होता था। और फिर हम उस शैली को, इसीलिए जब श्रीनाथ जी का डेथ हो गया, यानी मेरे गुरुजी का डेथ हुआ, तो और दोनों गुरु का, मेरे दादा गुरु और मेरे गुरु दोनों का 1 साल के अंदर ही हो गया। 2 साल के, एक 85 में गए, एक 87 में गए। तो इस तरह से उन लोगों के जाने के बाद भी मैं शैली को छोड़ नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मुझे जो उन्होंने अनमोल चीज बिना किसी कीमत के जो मेरे को सुपुर्द कर दी, हमें क्या पता है, हम तो इनोसेंट थे, हमें तो मालूम नहीं कि हमें कितनी डिटेल सीखनी है, क्या सीखना है। बिन मांगे ऐसे गुरुजी ने दिया जैसे कि पता नहीं हम कितने अच्छे पात्र हो, एकदम खाली डब्बा होता है ना, उसको पूरा भर दिया अच्छी तरह से। तो ज्ञान से उन्होंने जो भरा, तो उस ज्ञान को और छोड़ने का बस जिंदगी में मन ही नहीं किया, और उसी मूड से मैं आज तक भी चलती चली जा रही है। तो ये देव प्रसाद दास घराना है। दिल्ली शहर में जो ओडिसी नृत्य का एक अपना ट्रेडिशन और लगातार नई जनरेशन को कन्विंस करा के उस पूरी प्रथा को चलाए रखना, ये एक बड़ा काम है। जैसे कथक की जमीन बम्बई में कोई तैयार कर रहे हैं कलाकार, कुमार डोगरा जी हमारी बड़ी अच्छी मित्र हैं, तो ऐसे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन होता है, आप सबके लिए भी कठिन रहा होगा, क्योंकि अपनी भी शिष्य परंपरा में इस नृत्य के प्रति कन्विंस करा। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि कुछ नृत्य शैलियों को बहुत ज्यादा लोकप्रियता और एक आकर्षण मिला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार हम जब ऐसे में कोई कम प्रचलित या ऐसा कोई रचनात्मक आयाम चुनते हैं, तो उसमें हमारी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर गुरु 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 पर तो बहुत डिपेंड करता है।
आपके आपने जिन दो महान गुरुओं से सीखा, मुझे लगता है कि लगभग 10-15 साल का सानिध्य तो रहा होगा उनके, हाँ हाँ, 15 साल। इतना लगभग आपने। और इस बीच उन्होंने इस ओडिसी के परफॉर्मिंग के साथ साथ उसकी व्याकरण और उसकी जो बुनियाद है उसको लेकर भी बहुत सी बातें बताई होंगी। जी जी जी। ऐसी कुछ बातें साझा कीजिए आप मुझसे। गुरुजी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो हर वक्त मुझे याद रहती है और मैं भी अपने बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने शिष्यों को उसी परंपरा से सिखाऊं, और उसके लिए कभी जी कभी जी। मुझे बहुत स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। बहुत बच्चे हाँ मेरा हाँ साथ छोड़ भी देते हैं कि हाँ। ये ये बिल्कुल ठीक सब नहीं है। इस ये ज्योति जी बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको कुछ सिखाना नहीं आता। मैंने यही सुना है। कुछ पेरेंट्स ये भी बोल के गए कि इन्हें सिखाना विखाना नहीं आता, हम नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को। लेकिन फिर भी कई बार नुकसान भी होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको छोड़ा नहीं कि मुझे गुरु जी के परंपरा में ही चलना है। कोई मुझे सीखेगा सीखेगा, नहीं सीखेगा कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं गुरु आशीर्वाद जो है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कहीं ना कहीं गुरु जी के आशीर्वाद से बच्चों का सैलाब चलता ही रहा मेरी जिंदगी में। और मेरे पास 3 रत्न, अभी तो 3 ही रत्न कहूंगी, 3 ऐसे रत्न है, वैसे तो 5 हैं पर बाकी 2 अभी थोड़ी छोटी हैं, अभी स्कूल में पढ़ती हैं। लेकिन 3 रत्न जो अभी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उनका अपना अपना परिवार है, नौकरी कर रहे हैं, उनको जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सही मार्ग चुना। और गुरुजी जो मुझे कहते थे और इनके साथ जो मैं उन लोगों को कहती रही, उसका प्रतिरूप मैं देखती हूँ उन लोगों में। गुरुजी जो कहते थे उनका हमेशा ये कहना होता था, वो उड़िया में बोलते थे। मैं आजकल बच्चों को उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे नहीं तो उड़िया में तो समझेंगे नहीं। उनका ये कहना होता था कि देखो, जब तुम मेरे पास आई हो तो डांस हो जाएगा, डांस बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि तुम कितने अनुशासित हो, तुम कितने डिवोटेड हो अपने काम के लिए, और कितना डेडिकेटेड हो, कितना डेडिकेटेडली और डिवोशन के साथ तुम उस काम को करती हो, ये ज्यादा जरूरी है। और डिवोशन के लिए वो हमेशा कहा करते थे कि डिवोशन ऐसे ही नहीं होता कि आपने आके मेरा पैर छू लिया, प्रणाम कर दिया, हो गया काम खत्म। नहीं, डिवोशन आपका 24 घंटे की सोच है, जो हर वक्त आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं जिस ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर के नाम से मैं उसकी संतान हूँ, इसलिए उसके गुण मेरे अंदर हैं और मुझे उन गुणों के साथ अपना हर दिन बिताना है, उन्हीं गुणों के साथ मुझे अपना रियाज करना है। क्योंकि मैं उस ईश्वर की बच्ची हूँ, तो जैसे ईश्वर अपना काम को करते हैं, बिना नागा सुबह सूरज उग जाता है, बिना नागा धूप होती है, हवा होती है, 24/7, 1 मिनट के लिए ईश्वर उसको रोकता नहीं है। ऐसे मेरे दिमाग से भी, क्योंकि मैं उसी ईश्वर की संतान हूँ, ये नृत्य की जो मेरी प्रथा है वो मुझसे 1 मिनट के लिए भी मुझसे अलग नहीं होनी चाहिए, वो मेरे अंदर है और उसको मुझे अपने साथ लेके चलना है। तीसरी और सबसे फाइनल बात थी वो डिसिप्लिन की। उसमें भी वो प्रकृति के साथ ही नृत्य को जोड़ते थे कि देखो, प्रकृति में एक डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन बिगड़ा तो भूकंप आ जाएगा, तहस नहस हो जाती है दुनिया। तो हमारी जिंदगी भी डिसिप्लिन से हटते ही तहस नहस होती है। फर्क इतना है कि क्योंकि वो हमारी जिंदगी होती है तो खास पता नहीं चल पाता, लेकिन उसका असर जिंदगी में दिखता है। तो वो डिसिप्लिन, तो हम लोग छोटे थे गुरुजी डिसिप्लिन में क्या, झूठ हम नहीं बोलते, चोरी हम नहीं करते, और क्या करें डिसिप्लिन में। तो उस समय तो अकल नहीं थी इतनी कि डिसिप्लिन तो बहुत डीप चीज है। तो गुरुजी ये कहते थे, जैसे सांस लेती हो, हर सांस में नृत्य को फील करो। हर सांस में जब कार्यक्रम के लिए जा रही हो, जो करना है हर सांस में उसकी अनुभूति लेके जाओ स्टेज पे, तुम देखो कैसा कमाल करके आओगे। और सच्ची में मैंने कई बार ऐसे सिचुएशन आए लाइफ में, जबकि नृत्य तो दूर, हंस के मैं बात करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे गई तो वो जो उन्होंने कहा था कि हर श्वास में तुम उसको महसूस करते हुए जाओ, यही डिसिप्लिन है सबसे बड़ी जिंदगी की। तो वो श्वासों का जो एक अनुशासन है हमारे जीवन का, वो गुरुजी ने जो मूल मंत्र दिया वो आज तक मेरे साथ है, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी उस चीज को लेके चले। ये बात सही है। अनुशासन को कितने सारे संदर्भों में हम देख सकते हैं अपने जीवन, पूरी जीवनचर्या जो है हमारी, वे ये वही बच्चे हैं जो आपने जो अपने गुरु जी से जो सीखा उसकी प्योरिटी के साथ आप उनको सिखा रहे हो जी। उनको उसी पेशेंस से धीरे के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए।
और उसकी जिज्ञासाओं में रहना चाहिए। कई बार आप सब जब वरिष्ठ कलाकारों से बातचीत होती है तो एक बात अक्सर वो कहते हैं कि जो अपनी बेटियों को लेकर आते हैं, नृत्य सिखाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी इस बात की चिंता करते हैं कि परफॉर्म कब से करने लगेगी। जी जी। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है गार्जियन का। तो बिल्कुल इसमें गार्जियन को और बच्चे को दोनों को समझाना बड़ा किसी गुरु के लिए कठिन हो जाता है, बहुत कठिन क्योंकि होता है ये समझाना। वो तो कोई स्ट्रेट है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सभी को लगता है कि बस हमारी बेटी जो है वो कितनी जल्दी मंच पर आ जाएगी, कितने अच्छे से आगे होकर नृत्य करने लगेगी। उसमें तो बहुत समय लग जाता है। जी। तो ये धीरज अगर उन बच्चों में है, उस तरह की व्यग्रता से बचे हुए हैं, वो तो फिर सीखेंगे। हाँ नहीं, कुछ ये हैं ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे या सभी पेरेंट्स ऐसे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि मेरा बच्चा कब जाएगा, कब वो स्टेज में होगा, या उसके इन दोनों ने साथ में शुरू किया, ये क्यों नहीं कर सकती, वो क्यों कर रही है। इस तरह के कई सवाल उठते हैं इस दौरान। लेकिन फिर मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी हमारे हाथ नहीं है, क्योंकि जो सीखने आ रहे हैं उनको तो इसका नहीं मालूम है। तो अगर हमारा ज्ञान पूरा है तो हम शायद उन्हें समझा सकते हैं अच्छी तरह से। और जब ये तो आप भी मानेंगे कि हम इंसानों में एक बहुत बड़ी खूबी ईश्वर ने दी है कि जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं फिर हम उस गलती को नहीं दोहराते हैं। तो ऐसा जब भी मेरे साथ होता है, मेरी ये कोशिश होती है मैं उनको समझाऊं। मेरे जो सीनियर बच्चे हैं वो लोग भी मुझे इसमें बहुत मदद करते हैं और इतने सुंदर ढंग से समझाते हैं कि नए बच्चे समझ जाते हैं। और फिर वो अपनी कहते हैं ना, इंजन ठीक हो तो डब्बे अपने आप ठीक होते हैं। तो हमारे जो इंजन है उनका नाम है शैली चैटर्जी, सबसे बड़ी है वो मेरे स्टूडेंट्स में। तो वो इंजन बहुत स्ट्रिक्ट है तो उसके पीछे डब्बे उसी हिसाब से शैली दीदी के हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ही मेरा स्ट्रेंथ है, तो दूसरे बच्चों को वो समझा लेते हैं, हो जाता है, कर सकते हैं हम लोग इस काम को। अच्छा, ओडिसी में प्योर नृत्य के साथ साथ आपने कुछ विशिष्ट रचनाएं भी तैयार की होंगी, उनके बारे में हम जान सकते हैं? जी, उड़ीसी के जो ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन है जो हमारे उड़ीसी रेpertoire में आते हैं, हाँ। उसके मैंने कई सेट्स अपने गुरु लोगों से सीखे, अलग अलग गुरु से। पहले सिन्हा जी से सीखा, उनके देहांत के बाद मैं मलेशिया में बहुत समय रही तो वहाँ गुरु रामनी इब्राहिम जी से सीखा एक अलग सेट। उसके बाद वापस इंडिया आने के बाद मैं अभी भी गुरु दुर्गाचरण जी से सीख रही हूँ। तो गुरु दुर्गाचरण रणवीर जी भुवनेश्वर वो में तो रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। और मेरे को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है हमेशा। अभी मैं उन्हीं से सीख रही हूँ, पिछले 18 साल से उनके साथ ही, 18 नहीं 28 साल हो गए अब तो, पिछले 28 साल से गुरु जी के साथ हूँ, तो उनकी तो हमारी रचनाएं जो कर रही हूँ। 3-4 साल पहले हमारी जब भोपाल में उनसे मुलाकात हुई थी, एक कार्यक्रम के लिए आए थे, तो मेरे अनुरोध पर वो जगन्नाथ जी की वो प्रतिमाएं लेके आए थे, मूर्ति मेरे घर में आज भी रखी है। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा। तो गुरु जी मैं बहुत अच्छे। बहुत श्रद्धा करता हूँ। और उनके भी जीवन में मतलब केवल नृत्य है, बाकी उनको कोई बात भी बिल्कुल नहीं ठीक से बिल्कुल। करते। तो अब तो गुरु जी से मिल ही चुके हैं, दुर्गाचरण जी से। तो अगर मैं ये कहूँ कि गुरु दुर्गाचरण रणवीर जी देव प्रसाद जी की और श्रीनाथ जी की ही छवि है। दोनों का मिला जुला रूप जो है गुरु दुर्गाचरण रणवीर जी है। और बहुत अच्छी रचनाएं उनकी हैं। अभी मैं उनकी रचनाएं भी कर रही हूँ। लेकिन जैसे आपने पूछा कि मेरी रचनाओं के बारे में, तो मुझे असल में रचनाएं करने में अभी भी बहुत संकोच होता है, क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि हम अपने आप को सबसे अच्छा पहचानते हैं और मैं नहीं समझती हूँ कि मैं अभी वहां पहुंच चुकी हूँ कि जहाँ मैं रचनाएं करूँ। लेकिन हाँ, मेरे गुरुजी और मेरे शिष्यों के अनुरोध में मैंने कुछ कुछ किया है, क्योंकि मेरे शिष्य सब भी बहुत फोर्स करते हैं, नहीं आप कुछ कर बनाइए, अपना बनाइए, फ्रेश बनाइए। और गुरुजी भी बोलते हैं अब तुम अपना बनाओ, मैं खाली तुमको बताऊंगा, कहीं गलत होगा तो मैं बताऊंगा, तुम करो। तो दोनों के शिष्य और गुरु दोनों के साथ से मैंने कुछ रचनाएं बनाई, जिसमें सबसे पहली रचना मेरी थी रिदम इन लाइफ, कि हमारी जिंदगी का जो रिदम है वो कैसे बदलता रहता है, बचपन से बुढ़ापे तक हम कैसे एक ही रिदम में, हमारे बॉडी का रिदम बदल जाता है। आज भी पल्लवी तो वही है जो मैं 10 साल उम्र में करती थी। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बदला, उस पल्लवी में जो बदलाव आता चला गया, उसी के बेस पे मैंने
रिदम इन लाइफ एक करीब 1 घंटे का कार्यक्रम बनाया। उसके बाद मैंने एक रचना की जिसका नाम है गंगा, नमामि गंगे, जिसको काफी सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का भी और दूरदर्शन का भी। तो नमामि गंगे में मैं ऋषिकेश में किसी कार्यक्रम में गई थी, तो वहां गंगा नदी को देख के जो भाव मन में आया बस वो उसमें डाल दिया। तो ये वो नमामि गंगे है। नमामि गंगे के बाद वुमेन्स एम्पावरमेंट में पिछले दिनों बहुत हंगामा था। तो उस हंगामे में एक दिन अचानक दिमाग में आया कि क्या आज की नारी क्या एम्पावरमेंट करेगी। हमारे तो इतिहास में औरतों ने कमाल किया हुआ है, और वो भी उस जमाने में जब पुष्पक रथ चला करते थे। तो मैंने उसमें शकुंतला को लिया, क्योंकि शकुंतला को हम सारी दुनिया हम सिर्फ उसको एक प्रेम कहानी के रूप में जानते हैं कि शकुंतला एक विक्टिम थी। ऐसा हम जानते हैं कि प्रेम हुआ और फिर उसको प्रेम का मतलब पॉजिटिव ना मिलके नेगेटिव मिला और उसका लाइफ जो है वो अकेले बीता। लेकिन शकुंतला उतनी ही नहीं थी। शकुंतला उससे बहुत उठके थी, और उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ था उस जमाने में, उसको क्या ज्ञान था, उसके अंदर नेचर का कितना नॉलेज था, जिसको आजकल हर्बल स्टडीज और आयुर्वेदिक के नाम से इतना शोर मचाते हैं। वो शकुंतला चुपचाप करती थी, शांति से करती थी, कहीं शोर नहीं में। तो ये सारा जो उसको नेचुरल ज्ञान था, जो प्राकृतिक ज्ञान उसको था, उस पर हमने शकुंतला का एक प्रेजेंटेशन बनाया जो अच्छा अप्रिशिएट हुआ। उसके अलावा फिर एक कभी पल्लवी बनाई है अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले, वर्षा पल्लवी। और लॉकडाउन के दौरान 3-4 नए कोरियोग्राफीज की हैं, जिसमें से एक तो कोरोना पे ही है, आर्शिया जी की कविता पर आधारित है, उड़ान। तो उम्मीद और उसके अलावा कुछ उपेंद्र भंज की रचनाओं पर भी चल रहा है कोरियोग्राफी सब। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे कोरियोग्राफी करते रहती हूँ, और लकीली लोगों को पसंद आ रहा है तो ठीक है, चल रहा है। आपके अपने मनपसंद की कुछ यादगार संगीत प्रस्तुतियों, नृत्य प्रस्तुतियों के बारे में बताना चाहेंगी, जो देश में हुई हो, देश के बाहर हुई हो? कहाँ पर नृत्य करके आपको सबसे अच्छा लगा? देश में तो मुझे देश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा कोलकाता और चेन्नई में। कोलकाता में मैंने करीब 5-6 परफॉर्मेंसेस किए हैं, पर उसमें से एक परफॉर्मेंस मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, और वो है उदय शंकर फेस्टिवल। उसमें जब मैंने परफॉर्म किया, कलकत्ता का रविंद्र सदन हाउस पैक था, और परफॉर्मेंस के बाद जो लोगों का रिएक्शन था वो भुलाए नहीं भूलता। मतलब इतना सुंदर कि वो लोग सबका एक ही वो था कि हम लोग तो उड़ीसी सीख भी रहे हैं, उड़ीसी देख भी रहे हैं, पर ये कैसा उड़ीसी, ये तो बहुत अलग है, ये क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैंने बताया कि आपने गुरु देव प्रसाद का नाम तो, अगर उड़ीसी सीख रहे हो देख रहे हो तो देव प्रसाद जी का नाम तो सुना होगा। हाँ, लेकिन वो स्टाइल तो डेड स्टाइल है। तो मैंने कहा तो अभी आपने जो देखा क्या आपको लगता है वो डेड स्टाइल है? तो सबकी आंखें एकदम गोल हो गई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि इतने बड़े गुरुकार की रचना मैं कर रही थी, और सबने कहा कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मैंने कहा ये गुरुजी की रचना है, गुरुदेव प्रसाद जी की रचना है, और इसमें हमने कुछ भी 19-20 भी नहीं करते हैं, हम उसको एज इट इज करते हैं, और एकदम रॉ है वो। और उसमें जो एक एनर्जी है, उसमें जो एक कंपन है, वो तो मतलब कोई बहुत कथक के महारथी जब उतरते हैं स्टेज पे तो ही आता है, नहीं तो नहीं आता। तो वो उड़ीसी में गुरुजी के कॉम्पोजिशंस में है। तो वो बहुत एक यादगार मेरा परफॉर्मेंस था, क्योंकि कोलकाता की ऑडियंस जो है वो आसानी से माफ नहीं करती है। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट ऑडियंस है, आप जानते हो। हाँ, संस्कृति को लेके बहुत उनमें एक तो अवेयरनेस होती है, और वो बड़े क्रांतिकारी विचार भी रखते हैं। अगर कोई चीज थोड़ी बहुत 19-20 होगी तो रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम से मुंह पे। ऐसे ही चेन्नई में मेरा म्यूजिक एकेडमी में प्रोग्राम था। और मैंने वहाँ पे अष्टनायिका बहुत सारे आइटम किए थे, उसमें एक आइटम अष्टनायिका किया था, और उस कार्यक्रम में गुरुजी भी मेरे साथ थे, दुर्गा चरण जी साथ में थे। स्टेज में मंजीरा में बैठे थे और गुरुजी बोल रहे थे। और लास्ट आइटम मैंने जब किया 10 महाविद्या, तो एक तो प्रोग्राम खत्म होते ही 3-4 ओल्ड लेडीज ने आके पूरा पैर छू लिया। मैं तो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, पैर छू के वो प्रणाम करने लगी।
और उसके बाद सब लोग बोल रहे हैं कि अष्टनायिका को एक बार और करिए ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, इतना सुंदर कॉम्पोजिशन है। गुरुजी को भी बहुत कहूँ क्योंकि वो दुर्गा चरण जी का कॉम्पोजिशन है। तो ये एक मैंने म्यूजिक एकेडमी में एक अच्छा कार्यक्रम होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत अप्रिशिएट किया। बस यही कुछ छोटी छोटी यादें ही हैं, वरना आर्टिस्ट का तो काम खत्म हो जाता है, लोग भूल भी जाते हैं उतनी जल्दी, काफी जल्दी भूल भी जाते हैं दोबारा। और इसके अलावा एक अर्मेनिया का शो था मेरा, जहां मुझे डिवाइन डांसर का टाइटल मिला, और वहां उस कार्यक्रम में सब लोग डच थे, वो अंग्रेजी नहीं समझते थे, और मैंने एक आइटम खत्म किया, पल्लवी जस्ट खत्म किया, और उसके बाद वो लोग शोर मचाने लगे और मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि शायद ये कह रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, क्या बेकार बकवास कर रही हो, इतना शोर था। तो इंटरप्रेटर बोला क्या हो गया, आप परेशान क्यों है? तो मैंने कहा ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे? करे अरे आपको तो खुश होना चाहिए, ये लोग वंस मोर बोल रहे हैं। तो वो मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि ओडिसी डांस का एक आइटम करने के बाद वंस मोर के नारे लगने लगे, और वो भी करीब 1500-2000 की करीब ऑडियंस थी। उसमें बड़ा ऑडिटोरियम था, ओपेरा ऑडिटोरियम, और उसमें इस तरह से इतने लोग शोर मचा रहे थे टेबल पीट पीट के। तो मैं तो घबरा गई थी, लेकिन वो वंस मोर बोल रहे थे। तो उसके बाद वहाँ के एम्बेसडर ने मुझे डिवाइन डांसर का एक खिताब दिया गिफ्ट के साथ। तो वो एक अनफॉरगेटेबल प्रेजेंटेशन है जो भूल नहीं सकती हूँ मैं शायद इस जिंदगी में। बहुत बहुत खुशी मिलती है उन दिनों को याद करके। इधर जो इस बीच अब आगे कोई नया प्रोजेक्ट आप लेकर चल रही हैं, जिसको तैयार कर रही हैं, कुछ विशेष जी आपके मन में है? मैं हर साल मतलब मेरे पहले गुरु श्रीनाथ राव जी के देहांत के बाद उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मैं एक फेस्टिवल करती हूँ जिसका नाम गुरु प्रणाम उत्सव है, और उसके 33 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन लास्ट ईयर हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे, पर इस साल हम लोग अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं, और अक्टूबर में हम सारी नई रचनाओं के साथ प्रेजेंट होंगे। अक्टूबर में भी अभी तक तो देखिए सब कुछ, उम्मीद तो पूरा है कि सब कुछ ठीक रहेगा और हम फिर से कार्यक्रम कर पाएंगे। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में 3 दिन का फेस्टिवल हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों रहता है, अलग अलग दिन अलग अलग चीजें। तो बस अभी हम उसी में लगे हुए हैं, और उसी के लिए कुछ नई रचनाएं भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का इतना लंबा टाइम रहा है। तो अब जब स्टेज पे आए तो कुछ नए काम के साथ आने में बहुत मजा आएगा, ताकि खुद को भी लगेगा कि हाँ, ये जो पीरियड बंद पड़े रहे हम लोग घर में, हमने वेस्ट नहीं किया टाइम, हमने कुछ काम किया है। तो ये तैयारियां अभी चल रही हैं। एक बात और है ज्योति जी की, इस पूरे समय में जो 1 साल का हमको देखने को मिला, जिसके लिए उसके पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी, ना हम उसके अभ्यस्त होते। तो सारी दुनिया इस मोबाइल फोन में सिमट आई। बिल्कुल। अब इस मोबाइल में हम लोग बात कर रहे हैं, इस मोबाइल फोन में संगीत नाटक अकेडमी जैसी संस्थाएं जो है दैनिक रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं, और इसी में सिनेमा भी आ गया है। अब सिनेमा घर, क्योंकि अब एक साथ इतने सारे लोगों को कहीं बैठना उठना रिस्की हो गया है, तो ये पता नहीं कब तक चलने वाला है। तो ये किस तरह का बदलाव लगता है आपको? ये तो काफी चिंता का विषय होता ही जा रहा है कि मॉडर्निज्म के नाम पे हम काफी हद तक आइसोलेटेड हो चुके थे। किसी की आना जाना कम हो गया था बनिस्बत जबकि हम बचपन में जैसा था। और वो जो पड़ोसी को मासी बोल देना, एक पड़ोसी को चाचा बोल देना, एक पड़ोसी को चाची बोल करके, जब भूख लगी अपने घर में ताला भी लगाया तो जाके अपना घर समझ के खा लेना, ये सब अधिकार तो हम लोग खो ही चुके थे कोरोना से पहले। और उसी का हमारे समाज में बहुत बुरा असर आ रहा था, बच्चों में खासकर। बच्चे घुलना मिलना भूल चुके थे। लेकिन अभी इस पैंडेमिक में तो उसी में सोने में सुहागा हो गया कि अब तो और भी हमारा समाज जो है वो सिमट के घरों में रह गया है। अब खाली व्हाट्सएप में हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो कहानी खत्म हो गई, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। व्हाट्सएप में हाउ आर यू पूछ लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, आपका हालचाल पूछा है हमने। तो ये जो चीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं कई तरह की बीमारियों को जन्म देने वाली है। ये एक बीमारी ने कई और बीमारियों की शाखाओं को जो है मजबूत कर दिया है।
और अगर इससे हमें निकलना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना ही होगा, अपने जीवन को प्राकृतिक रूप में ढालना ही होगा। योगासन करिए, प्राणायाम करिए, देसी चीजें खाइए, हमारे रसोई में जितने मसाले हैं उन मसालों का सही तरीके से कच्चा प्रयोग कीजिए, सलाद खाइए, फल खाइए। ये सारा जो हमारा आज, यानी कि जब आजादी के समय में अगर हम चले जाए 1947 के टाइम पे अगर चले जाए, वो टाइम में जो रसोई का ढंग था, अगर आज हर माँ वो रसोई का ढंग अपना ले तो इंटरनली बच्चे इतने स्ट्रांग होंगे कि कोई इन्फेक्शन उनको पकड़ नहीं पाएगा। और फिर वो जरूर एक दूसरे से, ठीक है हम उतना खुल के ना मिले, हम एक साथ 20 लोग बैठ के डिनर मत करें, लेकिन एक एक दो दो परिवार तो मिल सकते हैं ना। और हम सब अपने आप को तो जानते हैं कि मुझे इन्फेक्शन है या नहीं, इतनी ऑनेस्टी रखें कि भैया थोड़ी छींक भी आ रही है, खांसी भी आ रही है, तो हम घर से नहीं निकलेंगे, हम अपने को अलग रख लेंगे। नहीं है कोरोना, खांसी ही है, लेकिन अलग रह लो थोड़ी देर। इस डिसिप्लिन के साथ अगर हर कोई ये सोच ले कि नहीं हमें इस डिसिप्लिन के साथ रहते हुए समाज में रहना है, निकलना है घर से बाहर, पर एक आखिर हमारे प्रधानमंत्री भी तो टूर कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, ये अभी इसमें इस कार्यक्रम में वो पता नहीं, संदीप आनंद हमारे एक दोस्त है, बहुत अच्छे सिनेमा और टीवी के एक्टर हैं। तो उनसे एक बार मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कम से कम दो लोग बात करें तो एक आदमी तो मास्क लगा के रखे, उससे दोनों की बचत हो जाएगी। बिल्कुल, मास्क लगा के रखें और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो रखें, लेकिन बच्चों को मिलने जुलने के लिए कभी मासी के पास, कभी किसी के पास जरूर लेके जाएं, क्योंकि बच्चों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, बच्चों का मेंटल हेल्थ टोटली खराब हो रहा है। अभी पता नहीं चल रहा है, बच्चे बोलेंगे तो नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके अंदर अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हर घर में, परिवार में जितने बच्चे हैं उतने मोबाइल होंगे, वो एक कमरे में बैठकर भी आपस में मोबाइल पे कुछ कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपस और में या बात उससे नहीं भी करेंगे। सरल तरीका है कि घर में अब सब लोग ज्वाइंटली रहना शुरू कर दें। ये जो अकेले अकेला परिवार रह रहा है वो सभी कसम खा लें कि नहीं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में रखेंगे, तो बच्चों को कम से कम वो एनर्जी जो 4 लोगों के रहने से एक एनर्जी फ्लो होता है घर के अंदर, वो फ्लो उनको मिलेगा, तो ये कोरोना का जो ये दुष्प्रभाव समाज में आ रहा है वो रुक सकता है। लेकिन नहीं तो हमारा भविष्य बहुत खतरे में है। और कलाकारों का तो ऑलरेडी हो गया, कि कार्यक्रम बंद है, इनकम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, तो दिमागी तौर पे भी जीरो में है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सी एनर्जी देता है ना, तैयारी करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे बात करनी, ये करना, कितना हजार चीज होती है कार्यक्रम में। अभी आप ही से बात है तो आज सुबह से कुछ और करने का मन नहीं है था कि नहीं आज शाम को सुनील जी से बातचीत है, एक मन में एक अलग उत्साह रहता है, एक प्रिपरेशन होता है निश्चित रूप से। बिल्कुल, तो वो उत्साह जो है वही तो जिंदगी है। आज वो उत्साह ही खत्म होता चला जा रहा है, तो ये एक बहुत बुरा दौर तो है हमारे जिंदगी के लिए। लेकिन अगर हम इसको अपनी शिक्षा बना लें, इससे शिक्षा लेने लगे, तो हम इस बुरे दौर से बच सकते हैं। मैं आज भी सोच रहा था, अभी 2-4 दिनों में जब कुछ छुट्टियों के दिन आए तो उस पर फिर मुझे लगा कि कुछ बहुत अच्छे जो मित्र हैं, जो बहुत दिनों से मिले नहीं, जिनका हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव रहा है, निस्वार्थ। आजकल तो लोग फोन भी तभी करते हैं जब कोई काम होता है, उसी में वो बिगिनिंग क्या हाल चाल ऐसे हो जाता है, तो हाल चाल पूछ के बताते हैं कि फोन दरअसल इसलिए किया था, एक लाइन बन गई, फोन दरअसल इसलिए किया था, इसलिए किया था, तो दरअसल इसलिए किया था, उसी से बात शुरू करने से एक आदत ये है। और ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी मित्र को फोन करें और फिर उससे उसके घर परिवार की सुख दुख की या उसके अचीवमेंट या हानि लाभ की बात करके फोन रख दे कि नहीं और मुझे कोई काम तुमसे था ही नहीं, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे हाल चाल जानने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये खत्म हो गया है। तो अभी मैंने इसका रियाज किया कुछ दिन, ऐसे कुछ मित्रों से बात की जिनसे कोई काम नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा होगा उनको, सच में। और वो अब क्योंकि सोसाइटी वही है तो वो अंत में ही पूछ रहे थे कि यार कोई बात हो तो बता, तो मेरे का कोई बात ही नहीं, कोई काम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हालचाल के लिए फोन करना चाहिए, एक दूसरे को फोन करो, बात करो, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं,
हमारा जन्म अकेले रहने के लिए हुआ होता तो हम मनुष्य योनि में आते ही नहीं। मनुष्य योनि में है इसीलिए कि हमें एकजुट होके रहना है, एक साथ एक दूसरे के लिए रहना है। तो हमें ये सब तो जरूरी है, अभी इस चीज पर फोकस होना बहुत जरूरी है। तेजी से हमारी सभ्यता जो है वो एक भरे पूरे परिवार को होते हुए प्राणियों पर डिपेंड हो रही है। कि बिल्कुल हमें कुछ, हम प्राणियों को पाल लेते हैं, उनसे बात करना ज्यादा सुहाता। बिल्कुल ये भी होता है। यस। तो एक है इंसान से बदलाव। मिलने से ज्यादा लोग अपने पास कुत्ते बिल्लियों को रखना पसंद करते हैं। हाँ, इंसान का बच्चा सामने भूखा होता है, उसको एक बिस्किट नहीं देते हैं। जैसे हमारे काम वाली है या कोई है, उसका बच्चा अगर बैठा है रो रहा है तो डांट लगाते हैं, क्या है बच्चे को, क्या क्यों लेके आई, रो रहा है, शोर मचा रहा है। हाँ, लेकिन कुत्ते के बच्चे को या बिल्ली के बच्चे को बड़े प्यार से बैठ के अपने हाथ से बिस्किट दूध सब देते होते हैं। तो ये कहीं हमें अभी बदलने की बहुत जरूरत है कि पहले अपने हिंदुस्तान में इतने भूखे, इतने बीमार बच्चे हैं, अगर आपके पास है तो उन पर ध्यान दीजिए। जानवर तो एक अलग योनि है, आप उनको नहीं भी देंगे तो वो खा लेंगे, आप उनको नहीं भी देंगे तो वो जी लेंगे, लेकिन इंसान की योनि में ऐसा नहीं हो सकता। इंसान का बच्चा नहीं ऐसे कहीं भी खा सकता, उसको देना पड़ेगा। जहाँ भी कहीं कठिनाई या अभाव है तो वो आसानी से दूर नहीं होता, क्योंकि ये सही है कि मतलब इंसानों के बच्चे या इंसान खुद भी एक सीमा से अधिक कोई एफर्ट कर नहीं सकते। हाँ, बहुत छोटे एफर्ट्स हम कर सकते हैं, तो वो एफर्ट हमारे उस तरफ क्यों ना हो जो बहुत नीडेड है, जिनको वाकई जरूरत है, हम उनके लिए काम करें ना। लेकिन आज तो ये हो गया है कि काम के नाम पे भी हमें नाम चाहिए होता है कि हमने इतने गरीबों को खिलाया, हमने इतना खाना बांटा। अभी पिछले दिनों मैं एक कार्यक्रम में थी, तो वहां पे स्टेज पे चढ़ के लोग बड़े खुशी से ये बात बता रहे थे कि लॉकडाउन में हमने इतने 1000 पैकेट बांटे, इतने लोग। अरे ये तो हमारा धर्म है, इसमें बताने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने इसको खिलाया या ये किया। ये तो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। अगर आपके पास है तो, और कोई दुखी है तो उसके साथ बांट के खाइए। पर अभी इस संस्कृति को कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा लोगों के अंदर, और मुझे लगता है और ये लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग हो ही पाएगा आप जैसे लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग समाज में एक अच्छा है। इस तरह के मैसेजेस को आप थ्रो करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जागृति आएगी कि थोड़ा जागो। अब वो जमाने चले गए, अभी से 1.5 साल पहले तक जो जमाना था वो अब गया। अब ये एक और नया दौर है जिंदगी का, जिसे हमें अलग ढंग से जीना है। बहुत सारी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के साथ आगे की जिंदगी चल रही है। बिल्कुल। एक कलाकार के रूप में ज्योति, आप बताइए कि कितना संतुष्ट है आप अपनी अभी तक की यात्रा से, और क्या कुछ लगता है कि अभी बाकी है? कला में संतुष्टि आ जाए तो ठहराव आ जाएगा। तो और कला ठहराव का नाम ही नहीं है, तो बहती गंगा है। तो इसीलिए मुझे संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं है अभी। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अभी तक मैं जो चाहती हूँ उसका 50% भी नहीं किया मैंने। पर हाँ, कहीं ना कहीं मैं उस रैट रेस में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ एक दौड़ है, क्योंकि कला एक पूजा है, कला एक साधना है जिसमें हम दौड़ के नहीं कर सकते, उसके लिए ठहराव चाहिए। तो ठहराव के साथ रहने की वजह से कहीं अगर असंतुष्टियां आती भी हैं कि देखो, कई बार जैसे आजकल का एक सिनेरियो है कि जी आपको ये अवार्ड नहीं मिला तो आपको ये प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आपको वो अवार्ड नहीं मिला तो आपके स्टूडेंट को हम नहीं बुलाएंगे, हम सिर्फ अवार्डेड गुरु के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। तो इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ भी होती है, और लगता है कि अरे तो क्या मुझे भी उस रैट रेस में जाना पड़ेगा, जाऊंगी तो ही मुझे मिलेगा, क्या मेरा काम कोई नहीं देख रहा है। तो ये सब चीजें आती हैं मन में, लेकिन फिर वही गुरुजी को याद करके अपने को संकुचित करके अपने को बंद कर लेते हैं कि नहीं, हमारा जन्म शायद साधना के लिए हुआ है और साधना में लगे रहते हैं। गुरुजी ने कहा था कि मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता। तो उनके उसी शब्द को पकड़ के मैं बैठी हूँ कि मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो संतुष्टि तो नहीं है, लेकिन हाँ, गुरुजी के शब्दों को याद करके अपने को सेटल करके रखते हैं। अभी हो देखिए, ये
क्रिएटिव फील्ड में ये होता है, क्योंकि अभी दौर जिस तरह का चल रहा है, आप हम लोग स्वयं भी ये देखते हैं आपस में, इतने सारे पुरस्कार कई बार घोषित होते, तो कई कई बार पुरस्कार इतनी देर बाद मिलता है कि आदमी उसको समझ ही नहीं पाता कि उसको क्या हुआ। जैसे मुझे मैं कई बार मुझे ये आश्चर्य, मैं इस बात की बड़ी कुछ कुछ ट्विटर में फाइट भी करता हूँ कि जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिलीप कुमार या शशि कपूर को आप देने घर गए भी तो वो जान ही नहीं पाए कि कौन आया है और क्या दे गया, क्योंकि बिल्कुल। पहचानना खत्म हो गया था। और उनका काम तो मेमोरी सारी दुनिया देख रही थी। तो और ये भी है कि एक अच्छे अच्छे कलाकार के लिए अवार्ड की कोई जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन दादा साहब फाल्के जिन्होंने दिया उनको तो 20 साल पहले उनको दे देना चाहिए था, और कई जब वो ऐसे उसको जूनियर हैं जी। जिनको हाँ, मिल बहुत चुका जूनियर्स को मिल गया। है। ये जो नाम मैंने जो दोनों बताया आपको, इनको बहुत देर बाद मिला, या अभी भी कुछ आज ही जैसे रजनीकांत जी को जो कल अवार्ड डिक्लेयर हुआ, तो जी एक दो जगह ये बात उठी है कि कमल हसन को क्यों नहीं दिया गया। वो तो 6 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, जी। वो 66 साल के हैं लेकिन 60 साल का एक्सपीरियंस है। रजनीकांत 70 साल के हैं लेकिन 40 साल का एक्सपीरियंस है। कितना तो बड़ा कौन डिफरेंस सी, है। तो ये अब जो लोग बैठे हैं इन सब के निर्णायक पुरोधा, पर्सनली बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि धर्मेंद्र जी को मिल जाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं दिया गया। उससे जूनियर को आपने दे दिया है, कई विनोद खन्ना जैसे को दे दिया, या मनोज कुमार जी को दिया। तो ये सब चीजें होती हैं। होती है, हाँ, अभी कई लोगों के साथ होती अब है। निर्णायक का अपना विवेक होता है कि वो ये वरीयता का पालन करता है कि नहीं, या सार्थक अचीवमेंट का पालन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कोई एक हवा, एक फ्लो, किसी किसी एक जगह विशेष के लोग अगर कमेटी में है तो उधर से उधर कुछ सजेस्ट कर वही देते हैं वही कहीं पे। ज्यादा होता है, वही ज्यादा होता है, वही कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो बस कलाकार को अपनी कला के साथ जुड़े हुए संतुष्ट रहने की एक आदत डालनी पड़ती है, कि ये एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस दौड़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने ये को ही नुकसान करेंगे उसमें। हाँ, ये स्वभाव बन गया है, और इससे हमको थोड़ा सा अब अपना एक अपनी साधना को ही सब कुछ मानना पड़ेगा। बिल्कुल आपके गुरु जी जैसे मैं बताता हूँ कि वो भी, अब कहाँ वो बेचारे इन सब चीजों में कभी नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वे जो बिल्कुल। हैं उनकी जो जगह है, या जो हम लोग के मन में उनका आदर है दुर्गा चरण जी का, तो वो असाधारण है। वो किसी उनका काम दूसरे, बताता है, उनका काम हाँ, बताता है। किसी अवार्ड प्राप्त व्यक्ति से ज्यादा है। बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा। ये तो ये है कि ऐसे गुरु का शिष्य होना भी बड़ी बात है। मैं जिस बहुत, हम तरह से बहुत आपको बहुत मानता सौभाग्यशाली हूँ। हैं कि गुरु दुर्गाचरण रणबीर जी हम लोगों को, मतलब मुझे तो अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, और आते हैं तो मेरे साथ घर में ही रुकते हैं, दिल्ली आते हैं तो मेरे पास ही रुकते हैं। तो इतना बड़ा आशीर्वाद से बड़ा अवार्ड तो कोई हो नहीं सकता, ये हम सबसे लोग बड़ा उनको अवार्ड है। हमेशा बहुत स्नेह से हम लोग के लिए प्रसाद साथ लाते हैं। हम जी। हम हमेशा कहते हैं कि वो टोकरी गुरु जी कहाँ है, तो मैंने लेकर हम्म। आया हूँ। जी वो एक जी। स्नेह है। और बिल्कुल। ये सब हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता की धरोहर है। एक बहुत बड़ी बात है कि आप उनकी शिष्य परंपरा में हैं, और ईश्वर बिल्कुल। आपको भी ऐसे अच्छे मुकाम दे आगे, बस ये कामना करता हूँ। गुरु जी के साथ बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और और वो आप है हमारे पास। ये भी कामना है कि आपकी शिष्य परंपरा भी आपको उसी निष्ठा उदारता से समझे, और आपके बस बताए मार्ग पर चले, अच्छा उम्मीद पे काम करे। दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें भी उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही कुछ अच्छा करेंगे, जरूर करेंगे। और मुझसे कुछ रह गया हो तो आप बताइए, बस वैसे आपसे बात तो बातचीत हो गई, इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात है। मेरे लिए भी यही अनुभूति है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कभी समय भी दिया इस हमारे कार्यक्रम के लिए। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होते हैं, आपसे अनुरोध है, आप हमारे कार्यक्रम में जरूर आइए। मैं और अक्सर दिल्ली, मेरा आना होता है, तो मैं जरूर, जब कोई आप ऐसा समय जरूर होगा आइए। तो मैं, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी बिल्कुल बिल्कुल प्रस्तुतियां देख सकूं, आपके बच्चों के काम को देख सकूं। बिल्कुल। और और कोई कुछ सहयोग होगा भोपाल तो, में भी, आप भोपाल में है राइट? हाँ, मैं भोपाल में हूँ। और मध्य भोपाल प्रदेश में में जब कोई कुछ संभावना खुलेगा तो होगी तो बताइए। हाँ, कोई जरूर। संभावना है तो जरूर बताइए, क्योंकि गुरुजी के, मैं अपनी कोरियोग्राफी तो कम परफॉर्म करती हूँ, जब कोई खास अनुरोध होता है तो ही। ज्यादातर मैं गुरुजी की कोरियोग्राफी पर ही फोकस करती हूँ, क्योंकि उनका काम दुनिया को देखना चाहिए, वो वक्त से पहले चले गए दोनों गुरु।
देव बाबू भी और बिल्कुल। श्रीनाथ जी भी। हाँ तो देव जरूर बाबू जब जरूर। गए तब 47 के थे हाँ, और अच्छा मैं काफी बहुत young, कम उम्र में। बहुत कम उम्र में। और श्रीनाथ जी जब गए वो भी 47 के ही थे। तो दोनों गुरु ने जैसे प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि हम इतनी उम्र में चल देंगे, तो 47 में चले गए। तो उस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो इतना सारा एक इंसाइक्लोपीडिया हम लोगों को दे दिया है, हाँ, वो मुझे दुनिया तक पहुंचानी है। मेन हाँ, मेरा उनकी लाइफ अपनी का मकसद है वो। और जरूर कुछ वो कुछ जो उनका बताया हुआ है वो बुक फॉर्म में भी आया है, इसका भी आप उपाय कीजिए जी जी जी, वो बुक फॉर्म में ताकि वो। मैं भी उसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ और हाँ, ट्रांसलेशन चल रहा है अभी, क्योंकि वो उड़िया में लिखा हुआ है। तो हाँ, मैंने उसको सारे को हिंदी में कर लिया है और अब जल्दी उसको रीराइट करके मैं कोशिश में हूँ कि उसको मैं पब्लिश करूँ, गुरुजी के बहुत ही अच्छा। वाक्य। तो ये मेरे प्लानिंग में है, चल रहा है। ये लॉकडाउन के दौरान यही सब काम हो रहा है। तो ट्रांसलेशन तो कल ही खत्म हुआ है मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उड़िया बहुत से अच्छा। हिंदी, उड़िया से हिंदी किया है। अभी हाँ, और हिंदी उधर से की हिंदी में ही वो आना चाहिए। हिंदी में ही मेरा मन है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मटेरियल है ऑलरेडी। हाँ, हिंदी हाँ, में कोई मटेरियल नहीं है उड़ीसी पर। हिंदी में जरूरत भी है, कल्चर से जुड़े हुए अच्छे विषयों और उस पर अच्छी टीकाओं की बहुत हिंदी में पढ़ने की जरूरत है, अभाव है। पर मैं कितना तो अच्छा आप लिख पाऊंगी वो क्वेश्चन मार्क है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ निष्ठा बड़ी चीज है। बस हाँ, और इच्छा है तो करूंगी जरूर। और बहुत आप आभार। कभी भी नोएडा आए तो जरूर आइए वैशाली कला केंद्र में। पक्का पक्का प्यार। यहाँ सब डांसर्स आपके लिए स्वागत के नहीं लिए तैयार रहेंगे। बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगा मुझे आपसे अच्छा बात करके। आपका बहुत शुक्रिया। लगा। शुभकामनाएं बहुत सारी। बहुत शुक्रिया।